जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम अपने फिर एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम अपने नई क्लास में एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं पीवाईक्यू के थ्रू शुरुआत। ठीक है, तो अपने नई क्लास में आज हम क्या शुरुआत करेंगे, ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की आज हम न्यू टॉपिक में अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या शुरुआत करेंगे, ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की आज हम शुरुआत करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि वनडे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी और एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल, सीपीयू, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो इस क्लास को आप, साइंस के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। आपको वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा चांस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है, जितने भी लोग आ रहे हैं क्लास में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पे मित्र हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे, और साइंस की प्लेलिस्ट बन भी गई है, तो जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर देखता हूँ। कोई स्पेसिफिक कमेंट रहता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जहाँ भी समस्याएं होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे, ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर भौतिकीय संतुलन नियम प्राप्त होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण संस के साथ त्वरित होती है तो वस्तु का भार क्या होगा। तो वस्तु का भार यानी कि एल एम जी प्लस वन जी प्लस ए एल होगा या शून्य होगा। तो जो लिफ्ट का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा वो एम जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का भार डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू जो हो जाएगा एम जी प्लस ए के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को दोस्त कैसी क्लास लग रही है, अपना रिव्यू जरूर दिया करें, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूं और बेहतर तरीके से जो है क्लास को जो है मैं करवा सकूं। ठीक है, तो आप लोग अपना रिव्यू जरूर दिया करें मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तब उसका यानी कि मनुष्य का मिथ्यक भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी यानी कि कैपिटल जी के जो है बीमा पूछ रहा है। तो बीमा क्या होगा, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। तो देखिए मैं आप लोगों को फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है F इजकल टू, देखिए एक बार फिर से सही से लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, F इक्वल टू जी m1 इन डॉट m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है, आप लोग इस पर निकालिएगा। ठीक है, जी का यहाँ से निकालिएगा तो जी को आप लोग बराबर करेंगे तो जी बराबर हो जाएगा m1 m2 बाई, ठीक है, तो एफ आर स्क्वायर जो है क्या कर देंगे, एफ आर स्क्वायर को आप लोग जब इसे आगे करेंगे तो त्रियक गुणा करेंगे, एफ आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और m1 बाई m2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो आपका जो बीमा आएगी एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2 ही इसकी बीमा आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बताते हैं, देखते हैं। टावर पर खड़े व्यक्ति के पास दो गोले ए तथा बी, वह एक समान समय में गोला ए को नीचे की ओर तथा गोला बी की क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो निम्नलिखित में क्या सही होगा, क्या सही होगा। एक मिनट, मैं पेन को थोड़ा और छोटा कर लूँ, और छोटा कर लेता हूँ पहले, हाँ इतना सा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों गोले एक साथ धरती भू सतह पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी क्या रहा है, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति
खड़ा एक व्यक्ति समान वेग से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा तथा नीचे की ओर गिराता है। जब वह भू सतह पर पहुंचते हैं तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात क्या होगा? तो गति का अनुपात क्या होगा? 1:1 ही इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल कितना होता है? तो वो होता है 24 हावर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धरती की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? तो धरती की सतह से भू उपग्रह की ऊंचाई जो होती है 36,000 होती है। ठीक है, किलोमीटर। आप लोग बताइएगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, करते रहिए आप लोग, जो है कमेंट भाई करते रहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे तभी समझ में आएगा कुछ। ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा साथी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है? तो धरती पर वायुमंडलीय उपस्थिति का कारण क्या है? वो है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होती है? वो पृथ्वी की ओर ही आकर गिरती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? उसको या किसके कारण गिरती है, या जिस बल के कारण गिरती है उसे वो गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स वहां पे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप वेग क्या होता है? तो न्यूनतम प्रक्षेप वेग होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कुंडलीकार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन महाराज ने परिभाषित किया था। ठीक है, जिसका हमने कल गति के तीनों नियम को पढ़ा था। ठीक है, तो गति का नियम जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या आप लोगों को गति का नियम समझ में आया था? प्यारे साथी एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, थम्स अप करेंगे, क्या आप लोगों को समझ में आया था या नहीं आया था? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परिक्रमा कक्ष में अंतरिक्षयान में भारहीनता के अनुभव का कारण क्या है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी है कक्ष का त्वरण जो बाह्य गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण के समान होता है। ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्व की बाह्य उपस्थिति लेकिन अंतरिक्षयान के अंदर नहीं। और ऑप्शन डी कह रहा है तथ्यता वह अंतरिक्षयान कक्ष में ऊर्जा नहीं रखता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंतरिक्ष यात्री उपग्रह में चम्मच गिराने पर तो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है वह चम्मच गिराएगा तो चम्मच पर क्या प्रभाव होगा? वह सतह पर गिर जाएगी कि स्थिर बनी रहेगी, या उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी, या स्पर्शीय रेखीय दूर जाएगी, या स्पर्श रेखा से दूर जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो कि अधिकतम जो होती है ध्रुवों पर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 कह रहा है यदि पेंडुलम दोलक को, यानी कि पेंडुलम या दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम या दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु डॉट डॉट द्वारा बनी होती है, गुरुत्वाकर्षण, वायु, बादल या पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी पर वायु किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, आप लोगों ने ये पहले ही क्वेश्चन देखा, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें समय नहीं देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की। पानी की 2 बाल्टियों को एक साथ प्रत्यक्ष हाथ में एक उठाना केवल एक हाथ से एक को उठाने की अपेक्षा अधिक सहज या आसान है। इसका कारण क्या है? इसका कारण शरीर के अंदर से गुरुत्वाकर्षण केंद्र का गुजरना। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत वैश्विक प्रसारण के लिए भूस्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता कितनी है? तो न्यूनतम संख्या की जो आवश्यकता है वो होती है 3।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जब हम विषुवत जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान, तो त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि पृथ्वी के यानी कि उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु का भार क्या होगा, वहाँ पे अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल होगा, क्या होगा, उस स्थान पर शून्य होगा। चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित होगा, या अभिकेंद्रीय बल समान होगा, या डी कह रहा है विशिष्ट बनावट के कारण उपग्रह पर अप्रभावी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, उसका जो होगा उस स्थान पर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 कह रहा है एक वस्तु का भार डाट के केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। तो वस्तु का भार जो है गुरुत्व के केंद्र यानी कि गुरुत्व के केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निर्धारित दूरी पर रखी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण का बल का अनुभव करती हैं, यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे यफ पूछ रहा है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, यफ बराबर जी यम1 और यम2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर कितना दे रहा है, दोगुनी कर दिया रहा है। ठीक है, कितना कर दे रहा है, आर को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे एफ डैश का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा यम1 और यम2 हो जाएगा बाई आर का मान जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि एक मिनट, हाँ 4r का स्क्वायर। अब देखिए इसका जो मान है यहाँ पे जी यम1 और यम2 बाई आर स्क्वायर का जो मान है ये क्या है, ये यफ का वैल्यू है। कितना है, यफ की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो यफ डैश हो जाएगा कितना हो जाएगा, यफ डैश हो जाएगा यानी कि यफ बाई 4k। तो नया बल जो होगा कितना हो जाएगा, यफ बाई 4k। तो यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 यानी कि यफ बाई 4k इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब। तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा क्योंकि त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है, इसलिए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 कह रहा है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के कारण उपस्थित है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है। तो एक वस्तु जहाँ पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है तो उसे बोला जाता है द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 कह रहा है निम्नलिखित में गुरुत्व के कारण, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए क्या नहीं होगा। तो द्रव के लिए क्या नहीं होगा, ऊपरगामी बल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक वस्तु का भार महत्तम होता है, तो महत्तम भार कहाँ पे होता है वस्तु का, ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन 29 की। 29 कह रहा है प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वारभाटा आने का कारण क्या है। तो प्राथमिक रूप से ज्वारभाटा आने के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। ठीक है, यह इसका मेन कारण है जो है ज्वारभाटा आने का समुद्रों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हुए अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है। पृथ्वी के परितः घूर्णन अंतरिक्षयान यानी भारहीनता का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे शून्य गुरुत्व के कारण ही जो है वो अपना भार जो है यानी कि क्या करते हैं, भार जो है वो अपना कम होने का अनुभव करते हैं।
ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या रहा है, क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए। तो यदि किसी वस्तु को वायु में ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, बहुत तेज बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये भी देख लेंगे, पृथ्वी की सतह से 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या r है। तो इसके लिए देखिए दोस्त, जो फार्मूला होगा जो है, इसके लिए फार्मूला हम देख लेंगे पहले, यानी कि जी डैश हो जाएगा जो फार्मूला, यानी कि g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला जी डैश जो कि हो जाएगा नई ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी यानी कि जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, और एच हो जाएगा ऊंचाई, आर हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, और यहाँ पे एच बराबर जो दिया गया है वो 2r दिया गया है। अब इसी फार्मूले पर हम अपना जो है क्वेश्चन लगाएंगे। तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी का मान, तो जी रखेंगे और 1 प्लस, ठीक है, एच का मान दिया गया है 2r। ठीक है, क्या लिखा गया 2r/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा g/1 + 2, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 का क्या करेंगे हम, या सॉरी यहाँ पे फार्मूला में स्क्वायर भी है तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि जी डैश बराबर हो जाएगा g/9 के। ठीक है, कितना हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा g/9 के। ठीक है, जी डैश बराबर g/9 के, तो g/9 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, सॉरी g/4 नहीं होगा, g/9 होगा। ठीक है, तो समझ में आया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जी डैश जो हो जाएगा वो g/9 के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 कह रहा है, यदि एक वस्तु 1 सेकेंड में मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से गिरते हुए सतह पर पहुंचती है तो इसका वेग सतह पर क्या होगा। तो देखिए वेग पूछ रहा है, तो वेग बराबर जो होता है, यानी कि v बराबर जो होता है u, एक मिनट, v बराबर u प्लस जी टी के। क्या हो जाएगा u प्लस, एक मिनट, u प्लस जी टी के। ठीक है, तो v बराबर हो गया u प्लस जी टी के, तो v हो गया यानी कि अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 होता है, और t यानी कि, तो t दिया गया है 1 सेकेंड, तो g का मान आप लोग पता ही है 9.8 होता है, t का मान होता है, t का मान दिया गया है 1 सेकेंड, और u का मान जो देखें मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, यदि एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, जब कभी मुक्त रूप से कोई वस्तु को गिराया जाएगा तो वहाँ पे जो u की वैल्यू होगी वो कितना होगी, u की वैल्यू होगी वहाँ पे 0, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए इसको हम फार्मूले पर रखते हैं, अपने v बराबर u प्लस जी टी के फार्मूले पर रखते हैं। तो u की वैल्यू हम क्या रखेंगे, u की वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस g का मान रखेंगे 9.8। ठीक है, उसके बाद t का मान है 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 33 का जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं 34 की। 34 कह रहे हैं, लिफ्ट से एक व्यक्ति जब एक समान त्वरण के साथ नीचे आता है तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो उसका आभासी भार जो है, जब व्यक्ति स्थिर होगा, यानी कि भार से कम जब व्यक्ति स्थिर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 34 का सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दो वस्तुओं के बीच बल क्या कहलाता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के दो वस्तुओं के बीच क्या कहते हैं हम, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यानी कि F इज प्रोपोर्शनल m1 .m2, यही कह रहा है, F इज प्रोपोर्शनल m1 .m2 के। ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होते, देखिए द्रव्यमान दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, फोर्स। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 कह रहा है किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण डॉट डॉट के साथ घटता है। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या करते हैं, ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के साथ ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, वो डाउन होता चला जाता है। ठीक है, 36 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। 37 कह रहे हैं यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 38 की बात करते हैं। 38 का 1 मिनट। 38 की बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के सापेक्ष जी क्या कहलाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के सापेक्ष जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 39 की। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो होता है वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी होता है का मान निर्धारित किया था, तो लॉर्ड कैवेडिश ने जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो सार्वत्रिक होता है कैपिटल जी होता है उसका मान इन्होंने निर्धारित होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो कैपिटल जी का मान कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पे लागू होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य में ही गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। देखिए जब कभी एक वस्तु रहेगी तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं लागू होगा, लेकिन अगर वहीं पे दो वस्तुएं रहेंगी तो वहाँ पे इस किसी यानी कि पहली वस्तु का द्रव्यमान कुछ होगा, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी कोई होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इनके बीच की कुछ दूरी भी है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स के अनुसार ही कैपिटल जी को हम कहाँ स्थिरांक रखेंगे, M1 M2 कर देंगे बाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 42 की। तो 42 आपको अगर याद होगा कल की क्लास में, तो मैंने कल की क्लास में पृथ्वी पर जो है जाने पर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण मैंने बताया था, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मैंने बताया था। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, अगर आप लोगों को क्लास में रहे होंगे तो ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 42 की। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में क्या सत्य है, तो वहाँ पे मैंने एक फार्मूला आपको जो बताया था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 1/6 या किसका होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, क्या होता है 1/6 का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर ही भार इसका अधिकतम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीछे ही बता दिया और रिपीटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे है। ठीक है, इस PDF में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 कह रहा है यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहाँ स्थित है वह बिंदु क्या कहलाता है, तो वह बिंदु केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जो कि यही हमारा 44 लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज ग्रेविटी चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ, तो कल हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा नया चैप्टर होगा बल, कार्य एवं गति। ठीक है, कार्य एवं गति से जो रिलेटेड PYQ होंगे हम उसे अपने नई क्लास में कल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास में जुड़ने का प्रयास किया करें, जिससे कि क्लास को और भी बेहतर तरीके से और ही अच्छे तरीके से क्लास को चलाई जा सके। ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट कोई हो तो कमेंट कर दिया करें, मैं आप लोगों को कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ते रहिए, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करते रहिए। अगर कोई भी दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे उनको जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए और अच्छा से मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना।